तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो इस बुक का जो है मैंने फ़र्स्ट चैप्टर आपको करवा दिया है, तो मैं अभी करवाने वाला हूँ आपको इस बुक का सेकंड चैप्टर। देखिए, सेकंड चैप्टर ये रहा एंड फर्स्ट चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड चैप्टर जो है समझाने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छे वे में एंड बहुत अच्छे सीरीज़ में। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप जो है वीडियो को 1% भी स्किप जो है मत करना, क्योंकि अगर 1% भी स्किप करा तो समझ लीजिएगा ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए, मैंने आपको जो है ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो नेम है ना, जिस नेम के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, उस बारे में हमें ज़रूर समझना होता है। तो पढ़ लेते। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हमारी वो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 1950 से लेके 1990 तक कैसी हो गई है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि जब मतलब इन 40 सालों में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की किन किन कमियाँ आई या फिर विशेषता रही है ना, क्या क्या विशेषता रही इन 40 सालों में, या फिर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या कमियाँ रहीं, ये सब हम पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में को बढ़ाने के लिए क्या क्या परिणाम लाए गए, क्या क्या नीतियाँ लाई गई, क्या क्या नीति निर्धारण लाए गए, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। देख लीजिए, इसके अंदर कई सारे पॉइंट हैं। पहला है आर्थिक प्रणाली, जिसके अंदर ये मेन पॉइंट है। एंड दूसरा है पंचवर्षीय योजना। एंड तीसरा है कृषि। ठीक है, एंड ये है 4th उद्योग। एंड 5 है ये व्यापार। ठीक है, एंड 6 है विकास की रणनीति। अगर इसमें से अगर आपके पास आपकी बुक के अंदर कोई सा एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसे काट दीजिएगा, क्योंकि वो CBSE में अब की बार नहीं आएगा, वो सिलेबस से कटा हुआ है। ठीक है, मैं नई बुक से इस वजह से पढ़ाता हूँ ताकि कुछ बच्चों को जो है 1 साल पुराने या फिर 2 साल पुराना जो सब वो रहता है सिलेबस, इस वजह से। देखिए, इसमें लिखा है, पहला है आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली की अवधारणा पढ़ लेते हैं। आर्थिक प्रणाली होती क्या है। देखिए, आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय देश में आर्थिक व्यवस्था से है, इसमें निहित हैं। मतलब इसके देखिए, आर्थिक व्यवस्था जो होती है उसके जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। उत्पादन की प्रणाली, दूसरा है संसाधन आवंटन की प्रणाली। ठीक है, और तीसरा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर ये दे रखा है। अभी देखिए, जो तीनों पॉइंट हैं इसके नीचे दे रखे हैं, मैं आपको फुल बता देता हूँ इसके मतलब क्या होता है। देखिए, उत्पादन की प्रणाली। उत्पादन की प्रणाली से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन का तरीका है। मतलब कि उत्पादन की प्रणाली जो है, मतलब कि जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उसको कैसे उत्पादन करा जाए, उसको कैसे प्रोडक्शन हो, उस चीज़ के ऊपर जो है क्या है, उस चीज़ का क्या क्या तरीका लाया गया। एंड देखिए, सेकंड है संसाधन आवंटन की प्रणाली से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो वस्तुओं तथा सेवाएं हैं ये, इसके अंदर जो है किस किस प्रकार की जो वस्तुएं हैं ना, उनका जो है क्या क्या उत्पादन करा जाए। ठीक है, अब आता है लास्ट वितरण की प्रणाली। वितरण से प्रणाली के अभिप्राय जिससे व्यक्तियों को उनकी कारक सेवाएं जैसे श्रम के लिए मजदूरी, भूमि किराया, पूंजी के लिए ब्याज, उद्यमिता के लिए लाभ के लिए प्रतिफल मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट जो समझ में आया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को ज़रा दोबारा देखना, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। देखिए, नीचे पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आपने जो ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपको अगर ध्यान होगा, 11वीं क्लास में हमें दे रखा था कि जो है आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एंड तीसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज में बताऊं तो देखिए, एक सेकंड, ये पेज उठ रहा है। ठीक है, देखिए, पहला है लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एंड तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत के अंदर कौन सी चलती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन तीनों में से भारत के अंदर कौन सी चलती है कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देखिए, इसमें दे रखा है इन प्रणालियों को एक दूसरे से अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता की मात्रा
के आधार पर अलग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों अर्थव्यवस्था है ना, इनकी जो है बाजार शक्ति और स्वतंत्रता की मात्रा के आधार पे क्या है, तीनों को वर्गीकृत करा जाता है, मतलब अलग करा जाता है। जब बाजार शक्तियों को बिना सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तब उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। देखिए, जब इसके अंदर जो है सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब सरकार कोई हाथ नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, इसको क्या कहते हैं, पूंजीवादी। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन हो गए, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, ये चीज़ पूंजीवादी में आती है। ठीक है, जैसे कि यूएसए में होता है ज़्यादातर, है ना, इन सब एरियो में। देख लीजिए अब सेकंड पॉइंट है इसका, जब बाजार शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती तथा सरकार क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेती है, तब समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित होती है। देखिए, जब इसके अंदर जो है, इसके अंदर लिखा है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती। जब जो सरकार होती है उसको मतलब जो सरकार को जो है इसके अंदर हस्तक्षेप होता है, मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करती है सरकार, एंड उसको क्या कहते हैं, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आप मान सकते हो, जिसके अंदर सारा काम क्या करती है, सरकार करती है। ठीक है, एंड देखिए तीसरा है, सरकार तथा बाजार शक्तियों को मिलाकर यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तब मिश्रित आर्थिक प्रणाली प्रचलित होती है। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, उन दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो इंडिया में चलती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सही जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ये पूरा आप अपनी बुक में ढूंढ के खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, एक सेकंड पेज उठ रहा है। देखिए, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। इसके जो 5 पॉइंट हैं, आप 5 पॉइंट ना 100% पढ़ना, क्योंकि पेपर के अंदर वो पूछ सकता है, तो आप ये 5 पॉइंट जो है लिख के लेके आना। ठीक है, देखिए ये लिखा समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पढ़ लेना। एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एंड देखिए अब आता है इसमें पंचवर्षीय योजना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कॉपी के अंदर नोट डाउन करना। देखिए, इसके अंदर लिखा है आर्थिक नियोजन की अवधारणा और 1951 में इसका अपनाया जाना। देखिए, पंचवर्षीय योजना वो योजना होती है जब हमारा ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, तो उसके 3-4 साल बाद या 5-6 साल बाद, मतलब मान लीजिए 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था, तो 1991 के अंदर हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि जो हमारा उस वक्त अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा गतिहीन थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। हमें जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना को लाया गया। पंचवर्षीय योजना वह योजना होती है जब, जैसे कि मानो कृषि हमारी पीछे चल रही है, तो पंचवर्षीय योजना लेकर आएंगे हम कृषि के ऊपर। इन मतलब 5 सालों के अंदर हमें जो है कृषि के अंदर ही क्या देना है, ध्यान देना है। अब जैसे कि उद्योग के ऊपर जो है पंचवर्षीय योजना आती है, तो 5 सालों के अंदर उद्योग के अंदर सारे संसाधन को यूज़ करा जाएगा, एंड सबसे ज़्यादा 5 सालों के अंदर उद्योग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि ये जो है बढ़ सकें, इनके जो है इनका वर्गीकरण हो सके, मतलब बढ़ नहीं सके वो, मतलब बढ़ सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। इसमें लिखा है भारत ने सोवियत संघ द्वारा अग्रणी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया। ठीक है, जो भारत था वो सोवियत संघ की जो पंचवर्षीय योजना को अपनाया। ठीक है, दूसरा लिखा है मिश्रित आर्थिक प्रणाली को पंचवर्षीय योजना के रूप में आर्थिक नियोजन के साथ एकीकृत किया गया था। मतलब कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली थी वो पंचवर्षीय योजना के साथ ही क्या कहता था, मिलाया गया था, मतलब आया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में तथा अंतिम पंचवर्षीय योजना को 2012 में प्रस्तुत किया गया। इन वर्षों के दौरान कुछ वार्षिक योजना को भी प्रस्तुत किया गया। 3 वार्षिक योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969, एक वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1980 तथा 2 वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक प्रस्तुत की गई। देखिए, इसके अंदर कई सारे डेट दे रखी है, तो आपको ये सब जो है
पढ़ना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। जब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, एंड जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, मतलब लास्ट वाली अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, वो 2012 में आई थी। बस पहली वाली जो कृषि के ऊपर थी, और जो दूसरी वाली थी मेरे ख्याल से उद्योगों के ऊपर थी, ठीक है। इसमें लिखा है लास्ट पॉइंट, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न लक्ष्य थे, ठीक है। देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बस इसको जो मेन पॉइंट होता है ये पढ़ लीजिए। देखो जो विभिन्न पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर कई अलग अलग जो थे, क्या थे, उद्देश्य थे। जैसे कृषि को बढ़ाना, है ना, और खेतों को बढ़ाना, उद्योगों को बढ़ाना, ठीक है, ये सब। एंड अब आगे पढ़ते हैं, एक सेकंड। इसमें लिखा है पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य। देखिए जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके क्या क्या सामान्य जो है लक्ष्य थे, मतलब कुछ कहते कॉमन गोल्स जो थे, वो क्या कहते पढ़ लेते हैं। नियोजन के लक्ष्य, ये लिखा है, नियोजन के लक्ष्य सभी पंचवर्षीय योजना के सामान्य हैं, इसलिए इनका अध्ययन पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्यों अथवा नियोजन के उद्देश्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एंड पढ़ लेते हैं दूसरा पॉइंट। यह ध्यान देने योग्य है, वास्तविकताओं पर आधारित प्रत्येक योजना एक सुस्पष्ट योजना होती है और इसके स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। हालांकि सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब पढ़ लेते हैं इधर। इसमें लिखा है पंचवर्षीय, एक सेकंड, आपको दिख रहा होगा ये क्या, इसमें लिखा है पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य इस प्रकार हैं। देखिए जो पंचवर्षीय योजना है, उसके जो 4 सामान्य लक्ष्य हैं मैं दे रखे हैं, आपको बताता हूँ। देखिए पहला है हमारा, एक सेकेंड, देखिए पहला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, मतलब जो हमारा जीडीपी था उसके अंदर कैसे बढ़ावा, उसको जो कैसे बढ़ाया गया, समृद्धि मतलब उसका विकास हुआ। आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण मतलब डेवलपलाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट। जैसे मानिए पहले भारत के अंदर जो है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए जो भारत के अंदर जो हॉस्पिटल होते थे पहले, वो जो ज़्यादा खास नहीं होते थे, उसके अंदर ज़्यादा डेड रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जो हॉस्पिटल का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, उसको जो डेड रेट जो है ख़त्म हो चुकी है, एंड जीवन प्रत्यक्ष जो है बढ़ चुकी है। इसमें लिखा है आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा जो है पढ़ के जब आएगा आपको। नियोजित वितरण अथवा सामान्य, ये वाला भी नहीं आएगा, तो आप जो है अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तब समझिएगा। देखिए पहला लिखा है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर में वृद्धि से है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्तर, मतलब जो अर्थव्यवस्था जो उत्पादन का स्तर है उसके अंदर क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है। एंड देख लीजिए ज़्यादा पॉइंट इसके अंदर मेन है नहीं। जीडीपी में वृद्धि के 2 तत्व होते हैं। देश के संसाधन आधार में वृद्धि, मतलब जो देश का जो विकास हो रहा है संसाधन के आधार पर होना। एंड दूसरा उत्पादकता, ठीक है, आगू का प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि होना, उत्पादकता के आधार पर का होना वृद्धि होना। एंड इसलिए दूसरा है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जब बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ये मैं बता रहा हूँ, इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट एंड पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें लिखा है आत्मनिर्भरता एंड तथा स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय वित्तीय संसाधन के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। स्वावलंबन से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में अनिवार्य वस्तुओं के पूर्ति के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। देखिए इसका मतलब ये होता है, जो आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि संसाधनों के ऊपर अपने ऊपर पूरी तरह से होना, निर्भर होना, ठीक है। एंड स्वावलंबन का मतलब ये होता है कि जो हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था के अनिवार्य वस्तु, मतलब जो घरेलू ऊपर की जो वस्तु होती हैं उसके ऊपर जो है गैर निर्भर होना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके स्क्रीन शॉट लेके आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, आपको जब समझ में आएगा। इसमें लिखा है नियोजित वितरण अथवा साम्य। आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाएगी यदि इसके लाभ समाज के केवल मुट्ठी भर लोगों को ही प्राप्त होंगे। निम्नलिखित अवलोकन पर ध्यान दें। देखिए ऐसे समाज में जहां धनी और अधिक धनी बन जाते हैं और निर्धन वर्ग जीवन नितांत
आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। वहाँ आर्थिक समृद्धि से वास्तव में कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। समृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने चाहिए, जिससे आय का बंटवारा नियोजित बन सके। ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो सरकार जो पॉलिसी ला रही है वो हर एक बंदे के पास जो है पहुंचनी चाहिए। तीसरा लिखा है, अन्य के नियोजित वितरण का अर्थ सामाजिक समानता है और भारत में नियोजन का यह एक प्रमुख उद्देश्य का लक्ष्य भी है। ठीक है, जो भारत के अंदर जो है ये सामाजिक समानता के ऊपर क्या है, एक प्रमुख लक्ष्य भी है। ठीक है, एंड देखिए ये वाला आता है, पॉइंट आता है इसमें कृषि वाला जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये जो वाला जो वीडियो बने मैं अभी तक शूट करी है ये मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कृषि। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।